सार्जेंट में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बजट 2021-22। क्या उम्मीदें थी और क्या निकला, इसको लेकर के हर कोई अपने तरीके से विचार कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है। हमारे साथ इस पैनल में कुछ एक्सपर्ट भी जुड़े हैं जो अलग अलग सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल एस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं। मेडिकल सेक्टर से हमारे साथ डॉक्टर विकास स्वनकार हैं, जयपुर महात्मा गांधी मेडिकल रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है। डॉक्टर किशन लाल मेघवाल साहब हमारे साथ रेलवे के पूर्व अधिकारी जुड़े हैं। रामजमीन मीना साहब राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजी हमारे साथ में है और अशोक गुप्ता साहब शिक्षाविद हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बात सिक्योरिटी, देश सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित, इस बात को लेकर के कई बार हम सुनते हैं। तो रक्षा बजट की अगर बात की जाए तो कहाँ देखते हैं पिछले बजट और इस बजट, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही, चाहे चाइना की थ्रेट हो या फिर पाकिस्तान की हरकतें हो, उन तमाम स्थितियों को देख करके कुछ सुधार हुआ है? देखिए, जहां तक डिफेंस बजट का सवाल है योगेंद्र जी, बाकी बजट में तो बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, पर डिफेंस बजट का जहां तक सवाल है, पिछली साल 2021 का जो डिफेंस बजट था वो था 3,71,000 करोड़ रुपया। और अभी जो बजट है, हालांकि रक्षा मंत्री ने कोई डिफेंस के नाम पे स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं किया था, पर उसको अभी पढ़ने से मालूम चला है कि 3,78,000 करोड़ रुपया। इसका मतलब बहुत माइनर इंक्रीज दिया है डिफेंस बजट में। और पिछली बार का जो मैं बताया आपको 3,71,000, उसमें 20,000 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हो गया, क्योंकि ये अभी चाइना का जो गलवान के बाद में जब हमारे सारे ट्रूप्स ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय हुए, 50,000 के करीब एक्स्ट्रा फॉर्मेशंस और यूनिट्स वहां गई, तो जो इमरजेंसी पावर्स हैं आर्म फोर्सेस के, उसके तहत उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी पावर प्रोक्योरमेंट किया है। वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के लिए इक्विपमेंट खरीदा है, उनके क्लोथिंग खरीदी है। तो वो 20,000 करोड़ रुपया पिछले साल का ओवरड्यू है, वो भी इस साल के बजट से जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोई डिफेंस में ज्यादा इंक्रीज नहीं दिया है, स्पेशली जब पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ, हमारे दोनों साइड में हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमारे दुश्मन के तौर पे कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। तो उस हिसाब से जो डिफेंस को मेरी जो उम्मीद थी कि इसमें काफी सारा पैसा और मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इस में जो 4,71,000 करोड़ जो मैंने बताया, उसमें 1.3 लाख करोड़ तो पेंशन में चला जाता है। और कुल मिला जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट है वो 1,35,000 करोड़ के करीब ही है। 1,13,000 पिछली बार था, 1,35,000 करोड़ इस बार के अलॉटमेंट में आया है। तो उससे हमारे को जो हम मॉडर्नाइजेशन जिस तरह के हमने पिकअप कर रखा था, वो हमारे पे शायद पूरा नहीं हो पाएगा। मैं लौटूंगा सर आपके पास में, वापस आ रहा हूं, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर विकास स्वनकार का रुख करना चाहूंगा। विकास जी, जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा और आज फिर रिपीट किया है। और ये भी कहा गया है कि 70,000 ब्लॉक काम करेंगे, 602 क्लिनिक जिला स्तर पे खुलेंगी। और क्योंकि कोरोना को हमने जिस तरह से देखा गया, उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सेक्टर में काफी कुछ बढ़ाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे कोई भी मंत्री हो, सबने कोट किया है हेल्थ को लेकर के। तो वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल एंड हेल्थ में जैसा होना चाहिए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, उस स्तर पे अब कार्रवाई ठीक से हो पाएगी। जी, हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका हेल्थ पे फोकस शुरू से ही रहा है। कोविड आने से पहले पीएमजे स्वास्थ्य योजना लॉन्च हो चुकी थी और अब इस बजट में उस योजना को 64,000 या 65,000 करोड़ रुपया पूरे देश को ये भारी उम्मीदें थी सशक्त करने की और दिशा जो में खोदा कदम सरकार ने उठाया। पहाड़ और निकली चुहिया एम्स साबित हुआ है। देश भर में खोलने जा रहे हैं, 22 एम्स और खुलेंगे इस बार। आज माननीय पी चिदम्बरम साहब पहुंचाने वाली बात जो पूर्व कोविड की बात है, क्योंकि यूरोप में पहले आ गया कोविड, यूरोप में चाइना में, तो हमको 3-4-5 महीने प्रिपेयर करने के लिए मिल गए। हमने पीपी किट बना लिया, वैक्सीन के लिए समय मिल गया, दवाइयों की जांचें हो गई अच्छे से, दवाइयों का प्रयोग हो गया अच्छे से। लेकिन अस्पताल नहीं बना सकते आप 3-4-5 महीने में। तो इसलिए इस बजट में जो बहुत अच्छी घोषणा की गई वो ये की गई
कि 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के अलग से ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि कोविड जैसी महामारी अगर भविष्य में भी कोई आती है, हर 15-20 साल में एक महामारी आती है, तो उससे निपटा जा सके, उससे डील किया जा सके। तो बेशक इस सरकार का फोकस है ही हेल्थ केयर पे, और उन्होंने काफी पैसा अलॉट किया है हेल्थ केयर को। जो बजट परसेंट की संख्या है वो भी 1.5 से बढ़ा के 3.3 करी है जीडीपी की स्पेंडिंग। तो ये एक सकारात्मक कदम है इस दिशा में, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारी केंद्र सरकार का कि वो हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, और आने वाला टाइम इसको और मजबूत करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं लौटूंगा आपके पास में, अशोक गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, एजुकेशन को लेकर के निश्चित रूप से हमेशा अपेक्षाएं रहती हैं, बहुत कुछ काम हुआ है आजादी के बाद में, इससे डिनाई नहीं कर सकता कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन को लेकर, लेकिन अभी अगर बात करें, कुछ यूनिवर्सिटीज की घोषणा की है, सैनिक स्कूलों की घोषणा की है, तो इससे कुछ हो पाएगा कि हाँ, एजुकेशन का जो विश्व स्तरीय स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, उस ओर हम आगे और बढ़ पाएंगे। मैं मानता हूं कि जो सैनिक स्कूल्स की स्थापना की जो घोषणा की है, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आर्मी के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बढ़ेगा, और इसके माध्यम से हम डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर सकेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आर्मी में ही जाए, लेकिन मैं मानता हूं कि जो आर्मी स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो आर्मी ज्वाइन करें। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि 100 सैनिक स्कूल नए खोले जाएंगे, इसके माध्यम से हम शिक्षा का विस्तार करेंगे, ऐसे मैं मान के चलता हूं। जी, कुछ यूनिवर्सिटीज की भी अनाउंसमेंट की है सर, और खासकर ये घोषणा की गई है कि आदिवासी जो बेल्ट है या जो ST/SC में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी काफी एजुकेशन को लेकर के बाकायदा कोट करके कहा है। तो वास्तव में उस, अगर आदिवासी बेल्ट की बात करें या फिर रूरल बेल्ट में बात करें, उसको ध्यान दिया जाए। मान के चलता हूं कि मोदी जी की सरकार ने उस उपेक्षित वर्ग को बहुत ध्यान दिया उसकी तरफ, जिसके प्रति आज तक अन्य सरकारों का ध्यान नहीं गया। चाहे वो SC/ST हो, चाहे आदिवासी हो, या क्या है, या गांवों में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का प्रयास इस गवर्नमेंट ने किया है। मतलब जो जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, इसका प्रयास वो इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें केवल शहरी जनता को नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये देखा जा रहा है कि सर्वांगीण विकास हम देश का किस प्रकार कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, या जो भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात है। तो ये नहीं है कि शहरों में ही डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट पूरे देश में करने का जो विचार है। और अच्छी बात तो ये है कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, डायरेक्ट टैक्स। जी, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में। मैं मेघवाल साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, हर कोई चाहता है कि रेल में सुरक्षित और सुगम यात्रा होनी चाहिए। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो जो अक्सर रेलवे को लेकर के सवाल उठते हैं, खासकर सिक्योरिटी को लेकर के, उस पर कुछ बेनिफिट हो पाएगा लोगों को? और मैं तो ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के टेलीफोन्स आए हैं, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनके मेल कॉल्स भी आए हैं, उनका साफ कहना है कि हमें जब तक इतने निश्चिंत होकर के, खासकर फीमेल जो हमारे यात्री हैं जो ट्रेवल करते हैं, उनको कि हाँ बिल्कुल निश्चिंत होकर के यात्रा कर सके, उस दिशा में कुछ काम हो पाएगा? हालांकि लक्ष्य 2030 का रखा हुआ है। आप सभी को नमस्कार। इस बार के जो रेलवे बजट के अंदर जो फंड का जो अलॉटमेंट किया है वो कोई इतना ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा ही ज्यादा है पिछले वर्ष से। परंतु जो इन्होंने 2030 का जो राष्ट्रीय रेल योजना के बारे में जिक्र किया है, तो उसमें तो कुछ समय है तब तक के लिए। जो अभी के जो इमीडिएट जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, एक तो उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का बनाया अपना कि रेलवे सब जगह पूरे जो इम्पोर्टेंट रूट पे इलेक्ट्रीफाइड होगी, और 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन करने की योजना है, जिससे कि सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक ट्रेन से चल सके, इससे स्पीड बेहतर होगी और कुछ समय भी घटेगा। आपने जो 2 मुद्दे सुरक्षा के और
यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित और सेफ्टी के संबंधित उठाए हैं, इस बजट के अंदर घोषणा जरूर की है कि बजट के अंदर कुछ ऑटोमेटिक ट्रेन एक्टिवेटिंग सिस्टम लगाने की बात हो रही है, जो कि मैन को रिप्लेस कंप्लीटली कर सकती है, परंतु उसके साथ अगर यूज करेंगे तो उसको ड्राइवर को पहले से अलर्ट मिल जाएगा कि आगे कोई दुर्घटना है और वो अपनी ट्रेन को कंट्रोल कर सकता है। और जहां तक यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है, तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट रेलवे पुलिस भी है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी है। इनको बार बार रेलवे समय समय अनुसार स्ट्रेंथन करती है और उन्हीं को जो हमारा सिस्टम है उसी को हमें फुल प्रूफ करके और यात्रियों को सुविधा दे, जिससे कि हर यात्री सेफ और अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से पहुंच सके डेस्टिनेशन। और घोषणाओं का जहां सवाल है, तो दो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर थे, एक तो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, लगभग कंप्लीशन के ऊपर है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की तरफ अब फोकस किया जा रहा है और उसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना है। तो ये दोनों कॉरिडोर जैसे ही आएंगे तो फ्रेट का जो बिजनेस है वो भी अच्छी तरह से होगा। और जो स्पेशली किसान सोच रहे हैं, किसान रेल के बारे में, यह एक सवाल है मेरा सर, यह एक सवाल है, क्योंकि हम इसको लेकर के फ्रेट कॉरिडोर जो आ रहा है, और दूसरी बात करें DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आ रहा है, उसको भी इस ट्रैक से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं होगा कि हम तारीख पे तारीख ले जा रहे हैं, समय को काफी एक्सटेंड कर रहे हैं। ये इसलिए यूपीए गवर्नमेंट के समय से ही अप्रूव्ड है, वैसे तो काफी समय हुआ है, बट अब हमें इनको पूरा करना चाहिए इससे, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो जब तक ये दोनों डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसान जो रेल का भी जो सपना है उसके जरिए पूरा होता दिख रहा है। और जहां जहां हमारे बड़े बड़े मंडियां हैं, अगर आज हम मंडियों को ई मंडी घोषित कर रहे हैं, उनको इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, तो उन मंडियों को रेल से भी जोड़ना होगा, तभी संभव हो पाएगा कि उनका जो प्रोड्यूस है वो दूसरी जगह जा सकता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास में, रामजीवन मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, सुरक्षा दो तरह की, हमारे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत जरूरत है स्टेट्स को पुलिस स्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने की। लेकिन इस बजट में अगर बात करें, क्योंकि कई बार ये तो आती है बात है कि हाँ सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए, खुद प्रधानमंत्री DGP की जो बैठक हुई थी उसमें एक बार जिक्र भी कर चुके हैं, तो बजट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि हाँ राज्यों को कुछ भागीदारी में मिल पाएगा, या फिर इस तरह के कोई मोड पे एक्शन प्लान आए, जैसे कि पानी को लेके होता है, बिजली को लेकर के होता है, दूसरी जगह मेडिकल एंड हेल्थ को लेकर के होता है, तो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर के पुलिस के लिए कुछ कर सकें। योगेंद्र जी, जैसा आपने अभी कहा, कहते हैं कि दोनों मिलकर के ही करेंगे जब ही सुरक्षा हमारी ज्यादा पुख्ता होती है। जैसे अभी माननीय जनरल साहब ने कहा कि हमारी सीमा के पार है, सीमा पर सुरक्षा है, उसके लिए कुछ और किया जाना चाहिए। तो ये बात तो सही है, हर एक की डिमांड है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट जो मेनली लोग कह रहे हैं कईयों से आज उनसे, उसमें कुछ उम्मीद थी कि BPRND या दूसरे जो सेगमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट में मदद करते हैं उनको कुछ और किया जाता, ऐसा उम्मीद थी एक पुलिस अधिकारी भूतपूर्व होने के नाते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमें याद आया, बजट देखा मैंने, उन्होंने डिक्लेयर किया एक ही 20,000 करोड़ 5 वर्ष में मैं राज्य सरकारों की मदद के लिए दे रहा हूं, और उसमें खास तौर से वाहन, दूसरा उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, और तीसरा उनकी नैतिक शिक्षा बल। देखिए, समाज में सुरक्षा के लिए भागीदारी समाज की तत्वों की और उन बड़ी योजना जो हमारी सुरक्षा बलों से ऊपर की जो जिनकी हम नकल करते हैं, क्योंकि भारत में पुलिस मिलिटराइज पुलिस है, यानी सीमा सीधा कहूं हमारी संघीय सीमा और उनसे ऊपर की सुरक्षा जो बल है उनका, तो उन जैसा ही कुछ उपकरण इनको और मिलते तो अच्छा रहता। मैं आपका समय ले रहा हूँ, लेकिन बात कहना चाहूंगा पूरी अपनी कि सेंटर हमारे स्टेट्स के अंदर दो तरह की जो यूनिट्स है वो काम, एक तो BPRND ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनकी यूनिट आजकल खुली हुई है, लेकिन उनको निहत्थे लोगों को बैठाने से कोई मतलब नहीं है। आज के जमाने में जब तक उनके पास में वैज्ञानिक उपकरण, इंटरनेट से जुड़ना, यानी छोटी छोटी शिक्षा में इतना अच्छा हो रहा है कि गांव जुड़ रहा है, तो शिक्षा की तरह इसको भी जोड़ने की पहले एक योजना बनी थी, हर गांव के अंदर पुलिस नहीं तो होमगार्ड दीजिए, और होमगार्ड के अंदर पहले RK सिंह राज्य में जॉइंट सेक्रेटरी थे पुलिस के, उनसे मैं लाया था उसमें पहले जब मैं यहाँ DG है, तो वो योजना अगर अभी भी लागू होती। और दूसरी और एक योजना जो इम्पोर्टेंट बात है कि इन्वेस्टिगेशनल आजकल इतनी आवश्यकता है लोगों की कि थोड़ा सा भी केस के अंदर कोई नहीं खुला है, बलात्कार है, डकैती है, तो लोग व्याकुल हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर हावी होते हैं, यानी राज्य सरकार को ही दुबा में डाल देते हैं, और नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बारे में परेड होती है। तो वो हमारी
पुरानी सरकार की जो व्यवस्थाएं है ना, उनसे वो प्रतिपूर्ति नहीं होती लोगों की अपेक्षाओं की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण, मैं व्यक्ति से मानता हूँ, जो एडिशनल जी ट्रेनिंग था उस समय हमने किया स्टेट के अंदर, कि ट्रेनिंग पे केवल वो पुराने उपकरण कदम ताल करना, परेड करना, ये जाना, कोई लाभ की बात ज्यादा नहीं होगी। लोग सब जानते हैं आजकल एनसीसी में बच्चों का इनपुट बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चे होमगार्ड्स की तरफ भी झुके हुए हैं, और स्काउट्स में भी लोग काफी इंटरेस्ट रखते हैं, और इंटरनेट से इतना फायदा होगा कि वो सारी गतिविधि हमारे सीख चुके होते हैं पहले, जब वो नौकरी। उससे ऊपर करना जरूरी ये होता है कि उनको हम इस प्रकार की नैतिक शिक्षा दें कि उन्हें अपराध का रुझान ही पैदा नहीं हो। अब देखिए बलात्कार के लोग, घर वाले उनको, मैं ये नहीं कहता वो बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसको घर में छुपा लेते हैं। इसका यह है कि उनके मन में कहीं एक कुकराहट है कि हमारे बच्चा प्राथमिक है, समाज की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और ये तब होगा जब हम साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक मंतव्य है जो मैं लौटूंगा सर आपके पास, वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार कटेवा साहब का रुख वापस करना चाहूंगा। कटेवा साहब आपके पास आना चाहूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे आपने कहा कि दोनों तरफ तनाव है, हम सीमाओं से जिस तरह से जूझ रहे हैं, या कहें कि दुनिया में इसी तरह का तनाव बहुत सारी जगह देखा जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी आपको लगता है कि हम काफी कुछ एक गर्व महसूस करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में काफी साउंड है, या फिर अभी भी बजट में जैसे कहा कि अगर पिछले बजट और इस बजट की अगर हम बात करें तो बहुत कोई ज्यादा वो नहीं है, मात्र 7,000 करोड़ के इजाफे की बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो ये तो बहुत माइनर वो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि समय समय पर डिफेंस को बजट मिलता रहा है। क्योंकि जब सवाल पूछा जा रहा है निर्मला सीतारमण जी से, तो उनका कहना था कि डिफेंस के लिए हमेशा पैसे हमारे पास में है और इसकी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये केवल बयान माने कि हाँ, फिर वास्तव में हकीकत में डिफेंस को जितनी आवश्यकता होती है उतना मिलता है। कटेवा साहब इसको अनम्यूट करिए आप जी कटेवा साहब। जी कटेवा साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाती। आपने म्यूट कर रखा है। जी बोलिए सर, बोलिए। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने, मैडम ने बताया, मैं आपको बता दूं कि डिफेंस में चाहे देश के अंदर कई बार गरीब भी दूसरी चीजें सफर कर सकती हैं, पर चाहे कोई भी सरकार हो, मैं आपको बताऊं 1990 से लेके 2019 तक जो 30 साल के अंदर डिफेंस बजट 259% ऊपर गया है, और पिछले 10 साल में 37% बजट ऊपर गया है 10 साल के अंदर। तो ये 8 से 9% के करीब इंक्रीज होता है। परंतु कई बार कैसी चीजें होती हैं जो आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते, जैसे अभी ये गलवान और ये चाइना का ही केस ले लीजिए। इसमें सडनली ऐसे कई कारण बन जाते हैं कि वो जो आपका अलॉटेड बजट है वो पूरा नहीं पड़ता है, तो उस समय सरकार कहीं और से पैसे निकाल करके सेना को देती है। जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर बताया, इमरजेंसी पावर्स होते हैं आर्मी कमांडर्स के खरीदने के, 20,000 करोड़ रुपया पिछले 4-5 महीने में हमने खरीदा है। पर इसके बावजूद भी पैसे की तो कमी है, क्योंकि जो टोटल बजट हमको अलॉट होता है उसका 80% तकरीबन 70 से 80% वो रेवेन्यू बजट में चला जाता है। रेवेन्यू बजट में नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है और सैलरी है, पेंशन है, तो कुल मिला के बजट का तकरीबन 20% ही ऐसा पार्ट है जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट में काम आता है। तो इसलिए भारत, हालांकि अभी आज हम तीसरे नंबर पे हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा मिलिट्री पे जो हार्डवेयर खरीदा जाता है यूएस खरीदती है, और कुछ 760 बिलियन डॉलर का उनका प्रोक्योरमेंट होता है। दूसरा नंबर चाइना का है, जो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट उनका एनुअल बजट प्रोक्योरमेंट होता है। हमारा सिर्फ 71 बिलियन डॉलर है। क्योंकि चाइना से हमने मुकाबला करना है, तो धीरे धीरे हमें हमारी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा, और बाकी जगह से पैसे काट करके हमें डिफेंस के लिए बजट पैसों को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है, जिस तरह की स्थितियां दुनिया में चल रही हैं, उस लिहाज से, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि आज शांति से ज्यादा वेपन्स की होड़ मची हुई है, और यही वजह है कि हर कोई मुल्क अपना रक्षा बजट है, उसमें चाहे कितना भी हो, उसमें पैसा जरूर डालना चाहता है। चलिए, मैं अशोक गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा।
सर वर्षों से डिमांड आती रही है कि बजट का 10% भी खर्च नहीं हो पाता एजुकेशन पे, जबकि 25% होना चाहिए टोटल एजुकेशन पे। अच्छे दिन की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तो इस दिशा में हम कह सकते हैं कि चलिए फिर भी ठीक है, ये संतोषजनक स्थिति माने कि हाँ वास्तव में जो रिक्वायरमेंट है वैसी पूरी नहीं हो पा रही है अभी भी। देखिए, ये सरकार पहली सरकार है जिसमें कैबिनेट रैंक का एजुकेशन मिनिस्टर। पहले हम देखा कांग्रेस में भी आए थे, लेकिन जो एजुकेशन को बहुत निग्लेक्टेड एरिया मानते थे और वहां पर मिनिस्टर स्टेट होता था एजुकेशन का। बाद में कैबिनेट मिनिस्टर होना शुरू हुए हैं और अब कैबिनेट रैंक का व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर होता है। तो एजुकेशन में तो जितना आप खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर और जो चीजें हैं उतना ही कम है। मैं समझता हूँ एजुकेशन, मैं समझता हूँ हर सरकार की लाभ होती है, तो एजुकेशन में उतना जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या जितना बजट मिलना चाहिए वो बजट मिलता नहीं है। फिर भी ये सरकार प्रयास कर रही है कि जितना अच्छे से अच्छा कर सके उन वर्गों के लिए जिनके प्रति अभी तक सरकारें उदासीन रही हैं, ये सरकार कर रही है। जी डॉक्टर विकास, आपके पास आना चाहूंगा। वेल्थ और वेलनेस को लेकर के काफी फोकस रखता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस ओर ध्यान दे रही हैं। तो जीडीपी का जितना हिस्सा वास्तव में इस सेक्टर पे जाना चाहिए उतना जा पा रहा है? जी देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो पर्याप्त स्पेंडिंग तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली इसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे पिछले साल जो स्पेंडिंग थी वो 94,000 करोड़ थी, इस बार उसको बढ़ा के लगभग 2,24,000 करोड़ रुपए किया गया है। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी कंटिन्यू सर। तो 94,000 करोड़ थी, वो अब लगभग 2.25 लाख करोड़ हो गई है, तो इसमें 137% का बढ़ावा आया देखने को मिला है। अभी आंकड़े आए मेरे पास कुछ समय पहले, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें काफी कुछ रोल कोविड का भी है, जो सडन हेल्थ इमरजेंसी हमारे देश में हमारी पब्लिक के सामने आई, तो उससे प्रेरित होकर भी रक्षा स्पेंडिंग बढ़ाई गई। लेकिन सरकार पहले से ही सजग थी हेल्थ को और प्राथमिकता देने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, अभी हमारे राजस्थान में मात्र एक बायो सेफ्टी लैब 3 ESL 3 लैब एक ही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक लैब होनी चाहिए, जिससे इस तरह की बीमारियों की जांच समय पे की जा सके। इस बजट में 9 ऐसी BSL 3 लैब्स की प्रोविजन किया गया है और लगभग 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी प्रोविजन किया गया है। तो सरकार के सकारात्मक कदम तो इस दिशा में है ही, इसमें कोई बात ही नहीं है और ये बढ़ते रहने चाहिए। जी मेघवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, आपको और मीना साहब को दोनों को मैं सुनना चाहूंगा। अगर एक बहुत शॉर्ट उसमें अगर हम देखना चाहें तो कहाँ चूक कह सकते हैं, क्योंकि पहले की योजनाओं जिनका जिक्र मोदी साहब खुद अपने स्पीच में कई मर्तबा कर चुके हैं कि पुरानी योजनाएं ऐसी हैं अरबों रुपए की, लेकिन उनपे घोषणा करने के बाद में भूल गए। क्या उस दिशा में काम हो रहा है कि जिनको हमें माने कहा यूजफुल प्लानिंग की गई है पहले? देखिए, इसमें मेन तो बात ये है कि जो गवर्नमेंट आती है तो दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद में कुछ योजनाएं बदल देते हैं। जैसे पहली गवर्नमेंट यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब ये था कि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को रेल से जोड़ा जाएगा, तो उसके अनुसार बहुत सारी परियोजना आई। बांसवाड़ा को जोड़ना है, करौली को जोड़ना है, टोंक को जोड़ना है। जब से ये एनडीए की गवर्नमेंट आई तो इनकी स्ट्रेटेजी हो गई इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, पूरे देश के अंदर डबलिंग करना है और कुछ नए टर्मिनल विकसित करने हैं, और जो पुराने जो परियोजनाएं थी उनको इग्नोर कर दिया। उसमें जो खर्चा लगा हुआ है वो भी वेस्टफुल जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक पुरानी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं सर समय के साथ, या सरकार के साथ प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं, इसकी क्या प्राथमिकता है उस ओर चले जाते हैं। मैं माफी चाहूंगा मेघवाल साहब, मैं रामजी और मीना साहब के पास में जानना चाहूंगा, बहुत समय थोड़ा कम है मेरे पास में। मीना साहब, आपके पास आना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हर सेक्टर को हम गौर कर रहे हैं उस ओर। मैंने जैसे पहले भी सवाल किया कि पुलिसिंग को बेहतर किया जा सके, उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के परसेंटेज के हिसाब से कहा इतना % आपका हो, इतना ये हो, तो इस योजना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, या कोई सेंट्रलाइज ऐसी योजना हो जिससे हम कह सकें जैसे बदमाशों का एक कोई ऐसा
डेटाबेस तैयार हो जिसमें दोनों गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सके, या फिर व्हीकल्स को लेकर जो स्टेट बॉर्डर्स हैं उनको लेकर के कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए था? अवश्य, आपने जो कहा ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और आम जितने भी यहाँ सज्जन बैठे हैं इतने सीनियर लेवल के, वो सबकी मन की बात है। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय हमारा एक मोटो है, सभी लोगों का है, बल्कि सभी उम्मीद करते हैं। उसके लिए 2-3 बातें ऐसी हुई अंतर में। पहले माननीय दीदी जो बंगाल की हैं चीफ मिनिस्टर, वो रेल मंत्री, उनके टाइम पर पता नहीं कैसे शिफ्ट हुआ ये कि रेल की सुरक्षा का नाम लेकर के उन्होंने और आरपीएफ को काम सौंपा दिया और स्टेट गवर्नमेंट से उनको हटा लिया। पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी जो अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई थी, तो वो उसके हटने से आप देख रहे हैं रेलों के अंदर जो लूटपाट डकैतियां होती हैं उसके डाटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है। और एक दुर्भाग्य की बात और है कि स्टेट सब्जेक्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर का और पुलिस, वो सबसे पहले स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये तो नहीं आरोप लगाऊंगा कि हाथ खींच लेते हैं, लेकिन वो ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि केवल प्रचार तंत्र है कि यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, राजस्थान में बलात्कार बढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं बढ़ रहे हैं, केवल ये प्रचार तंत्र में ही काम हो रहा है। बल्कि आम नागरिक तक उनकी सेवाएं पहुंचे, उसके लिए आपने जो कहा वो ऐसा होना चाहिए था। बीपीआरएनडी का मैंने जो इंगित किया था पहले वाली बात में, वो यही मतलब उसका कि वो डाटाबेस को तैयार करते हैं, हर एक के चित्र, हर एक की डिटेल, उनके फैमिली की हिस्ट्री और पूरे हिस्ट्री शीट वगैरह तैयार करते हैं, वो सब उससे एक लाभ मिलता है। तो इस और ध्यान देने की बात है। और तीसरा मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष योजनाएं हैं जैसे खासतौर से टेलीकम्युनिकेशन अधिकतर लोग अपने वायरलेस सेट पर या इंटरनेट पे राज्य तक सीमित रखना चाहते हैं। बहुत से कहते हैं कि हम इस बात को नहीं डाइवर्स करेंगे कि साहब अपराधियों को मालूम पड़ते हैं, वो डिफेंस पैदा कर लेंगे, बल्कि उससे नुकसान ये होता है कि दूसरे स्टेट को मालूम नहीं पड़ता है, वहां उस तरह का अपराधी और हो जाता है। तो ये आवश्यक है कि इस कोऑर्डिनेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है बीपीआरएनडी की और सीबीआई की, इनको और दायित्व दिया जाए। और मैं लास्ट में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जो जनरल साहब भी सुनेंगे, दूसरे साहिबान रेल मंत्रालय से संबंध रखने वाले महोदय हैं वो भी सुनेंगे कि हमारा सबका ध्येय केवल एक है कि आम नागरिक सुरक्षित रहे, सीमाओं पर आंतरिक सुरक्षा में आनंद से रहे, सुरक्षित रहे। उस बात पे ध्यान दे, बल्कि ये गवर्नमेंट बीजेपी की, ये कांग्रेस की, इस पे पढ़ने के बिल्कुल ऑफिशियल्स भी इसमें झुकाव नहीं रखें। ये मेरा आप सही फरमा रहे हैं। और देश है, सरकारें आती हैं जाती हैं, राजनीतिक दल अपने अंदाज से चलते हैं, लेकिन देश स्थायी है और देश के लिए ही सोच होनी चाहिए। और जो योजनाएं हो, मुझे लगता है कि 5 साल के लिए नहीं हो, सरकार के साथ आने और जाने वाली नहीं हो। अगर लगता है कि बेहतरीन विकास की ओर ले जा सकते हैं तो उन योजनाओं को लिंगर नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, क्योंकि जनता स्थायी है, देश स्थायी है, और वो भी समाज का, पहले एक समाज के नागरिक है, उसके बाद किसी राजनीतिक दल के नेता बनते हैं। तो चले, हमारे एक्सपर्ट पैनल में आप तमाम अतिथि जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बजट विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।